अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहले भी हम लोग इनको जो है इनकी डेफिनेशंस को जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। स्टार्ट में हम बात करते हैं का फिजिकल और अ केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड विद आइदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। वो कहते हैं कोई भी हमारे पास रिएक्शन है उसमें फिजिकल या केमिकल चेंज जो है वो तब आता है अगर उसके अंदर या तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई हो या एवोल्यूट हुई हो, या मतलब उससे खारिज हुई हो। Heat, which is evolved or absorbed during a chemical reaction, is called heat of reaction. अब वो कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी हीट का जो है वो खारिज होना या एब्जॉर्ब होना जो है वो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन होती है कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी जो है खारिज होती है आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डिफाइन हो गई। while those in which heat energy is absorbed are called endothermic reactions. ऐसे रिएक्शन जिनमें केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी जो है या हीट जो है वो जज्ब होती है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। Heat which is evolved during an exothermic reaction goes to the surrounding and the container in which such a reaction is being carried out get hot. अब वो कहते हैं कि जब रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन किसी कंटेनर में हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है और जो ये जो रिएक्शन है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट जो है वो खारिज होगी। जब वो खारिज होती है तो क्या करती है, वो हीट जो है इस रिएक्शन से जब वो खारिज होती है वो इस कंटेनर के पास चली जाती है या फिर ये जो हमारा इधर उधर का सराउंडिंग है उसमें चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा कंटेनर होता है ये गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है जब हमारे पास कंटेनर जो है वो हॉट हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है अंदर वो एक्सोथर्मिक है। Conversely, in an endothermic reaction, the absorption of heat from the surrounding will decrease the temperature of container. और अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो वो क्या करेगी कि जो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स में हीट है या एनर्जी है वो उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो उसकी एनर्जी कंटेनर में मौजूद थी वो रिएक्शन में आ गई और कंटेनर जो है अब वो पहले से नॉर्मल टेम्परेचर से जो है वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुए, एग्जांपल्स के जरिए जो है हम लोग इसको मजीद समझेंगे कि कैसे रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कहते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की जो गैस है वो आपस में मिलती हैं और उसके नतीजे में पानी बनता है, ठीक है, लिक्विड वाटर बनता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दो हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, ये आपस में मिले और इसके नतीजे में पानी बना, प्लस हमारे पास इसमें हीट बनी। अब यहाँ पर ये चीज माइंड में आ सकती है कि भाई जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का साइन जो होता है वो हम डेल एच के साथ लगाते हैं। अगर हम इसी वैल्यू किसी एनर्जी को हम डेल एच की फॉर्म में लिखें, इंथैल्पी की फॉर्म में लिखें, तो हम इसको डेल एच इज इक्वल टू -571.6 किलो जॉल पर मोल लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम रिएक्शन में देख रहे हैं तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इसमें इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास वाटर प्लस एनर्जी या हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वो यही बात करते हैं कि 571.6 किलो जॉल हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, ये खारिज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान। इफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड इज शोन सेपरेटली
इट इज एक्सप्रेस्ड एज डेल एच माइनस 571.6 किलो जॉल पर मोल। अब वो कहते हैं अगर ये खारिज होने वाली एनर्जी को हम अलग से लिखें, मतलब ये तो हमने रिएक्शन में लिखा है, अगर हम इसको अलग से लिखें तो हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, डेल एच इज इक्वल टू माइनस 571.6 किलो जॉल पर मोल। The same amount of energy will be absorbed when the reaction will move in the backward direction. Water will decompose to give hydrogen and oxygen. अब वो कहते हैं अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन कराएं जिसमें हम वाटर को तोड़ दें, वाटर को जब हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा, तो जितनी एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल बनने पर इससे खारिज हो रही थी उतनी ही एनर्जी इसके टूटने पर, इसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी देंगे तो ये टूटकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे प्लस लिखने की वजह ये है कि इतनी एनर्जी इसमें बन रही है, मतलब इसके और इसके मिलने से ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक वाटर प्रोडक्ट है और एक हीट प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम इस हीट को अलहदा से लिखते हैं, एंथैल्पी के फॉर्म में लिखते हैं, तो तब हम इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट वो हमारे पास सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन गैस, जब सॉलिड कार्बन को ऑक्सीजन गैस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, प्लस हमारे पास इस अमाउंट में एनर्जी भी पैदा हुई है। ठीक है, और ये एनर्जी अब क्या होगी, ये सिस्टम से बाहर जाएगी, एवल्यूट होगी, खारिज हो जाएगी। तो इस वजह से ये रिएक्शन भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड 393.5 किलो जॉल पर मोल हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। और कहते हैं इतनी एनर्जी जो है इस रिएक्शन के दौरान यहाँ से खारिज हुई है। When this reaction is carried out in the reverse direction, अब वो कहते हैं अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में करें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहें, तो इतनी ही अमाउंट में हमें एनर्जी को देनी पड़ेगी। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 393.5 किलो जॉल विल बी एब्जॉर्ब। तो इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा तब जाके ऑक्सीजन और कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। द इंथाल्पी चेंज, अब वही बात है, अगर हम इसकी इंथाल्पी चेंज लिखना चाहते हैं, डेल एच फॉर द रिएक्शन इज माइनस 393.5 किलो जॉल पर मोल। अगर हम इसकी डेल एच लिखना चाहते हैं अलहदा से, तो हम डेल एच इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जॉल, इस तरह से हम लोग जो है इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है बोथ द रिएक्शन। अब ये यहाँ पे वो इसी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं बोथ द रिएक्शन मेंशन अबव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ी है वाटर के बनने की और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की, ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हमारे पास एग्जाम्पल्स थी। द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक चेंज। अब जो नीचे हमारे पास रिएक्शन दिए गए हैं ये हमारे पास एंडोथर्मिक चेंज इनमें होंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस है प्लस उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनी है, जो कि हमारे पास गैस है। ठीक है, यहाँ पे अब माइनस 53.08 किलो जॉल पर मोल लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसमें से इतनी एनर्जी खारिज होगी, मतलब इसके अंदर यहाँ से एनर्जी जो है ये इसने इतनी एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो जब ये इसने एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब की है तो इतना इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि द इंथाल्पी, और अगर हम इसकी इंथाल्पी चेंज लिखें तो इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज डेल एच इज इक्वल टू 53.08 किलो जॉल पर। मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एनर्जी जो है इसने एब्जॉर्ब की है। हाइड्रोजन गैस react with solid iodine only at high temperature and 53.08 किलोजॉल of heat is absorbed। वो कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो तभी बनती है जब हम हाई टेम्परेचर दें और इतनी अमाउंट में एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, तभी जाके हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। जब बादलों में गरज होती है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस हीट की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। उस नाइट्रिक ऑक्साइड को बनने के लिए 180.6 किलो जॉल जो है हीट इसको ज़रूरत होती है।
और क्योंकि इसको ये एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, तो ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। द इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, अब अगर हम इंथाल्पी चेंज लिखते हैं तो हम इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे बल्कि 180.6 किलोजॉल ही हम लिखेंगे। ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में एनर्जी लिखते हैं तो एंडोथर्मिक में हम माइनस लिखेंगे प्रोडक्ट में, एक्सोथर्मिक में हम प्लस लिखेंगे। लेकिन अगर हम इंथाल्पी के फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सोथर्मिक में हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और एंडोथर्मिक में हम लोग प्लस का साइन, जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो लगा दें, अदरवाइज अगर हम नहीं भी लगाते इट मीन्स कि ये प्लस है और ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि आवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशन डिपेंड हैविली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन इट्स वेरियस फॉर्म। वो कहते हैं हमारी जो मौजूदा जिंदगी है ना वो बहुत सारी जो है हैविली डिपेंड करती है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी जो है हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कराए जाते हैं। इन सच रिएक्शन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है, एटम्स के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में। जैसे वो कहते हैं वी बर्न फ्यूल, हम फ्यूल्स को जलाते हैं लाइक गैस, ऑयल एंड कोल टू कुक फूड एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पस इन आवर होम एंड इंडस्ट्री। हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ कामों के लिए हम लोग जो है फ्यूल्स को, गैस को, ऑयल को जो है जलाते हैं। घरों में हम लोग खाना पकाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में जो है बड़े पैमाने पर जो है चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनके लिए हमें फ्यूल के तौर पर हम लोग गैस, ऑयल और कोल को जलाते हैं और वहाँ से हीट एनर्जी जो है हासिल करते हैं। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्शन, अब वो कहते हैं ये जो जलने का अमल है इसको हम लोग कंबस्शन कहते हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारे पास जो फ्यूल है वो उसके अंदर मौजूद सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और सर्टेन अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि फूड सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल। वो कहते हैं खुराक जैसे हो गए, हमारे पास फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये हमारे पास बहुत अहम बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू हीट टू कीप अस वार्म। मेटाबॉलिज्म होता है जब हमारी बॉडी में खाना हमारा जो है वो हजम हो रहा होता है और डिफरेंट उसमें से जो है पार्टिकल्स निकाले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो उन फूड के अंदर मौजूद होती है उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी को गर्म रखा जा सके। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पे बड़ी तादाद में जो है वो बिजली बनाई जाती है बाय बर्निंग फ्यूल, फ्यूल को जला के, सच एज नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, इन सब चीज़ों को जलाकर बड़ी अमाउंट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। The heat which come out from their combustion is used to produce steam at high pressure. अब वहाँ से जो हीट आती है उसको क्या किया जाता है, उससे स्टीम, भाप पैदा की जाती है, हाई प्रेशर पे उससे भाप पैदा की जाती है। दिस हाई प्रेशर स्टीम इज देन यूज टू रोटेट टर्बाइन। फिर वो जो टर्बाइंस होते हैं उनको घुमाने के लिए इस स्टीम को यूज किया जाता है, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उन टर्बाइंस के घूमने से बिजली पैदा होती है। वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, वो कहते हैं जबकि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इट इज द कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल दैट गिव ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड। अब इसमें क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल को जलाया जाता है, ठीक है, कंबशन होती है उसकी, और उसके नतीजे में एनर्जी निकलती है जो कि उन गाड़ियों को आगे की तरफ जाने में मदद देती है। The one example of exothermic reaction people seem to enjoy the most is that firework। अब वो कहते हैं एक और मिसाल भी है हमारे पास जिसको लोग इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारे पास फायरवर्क होता है। ये हमारे पास फायरवर्क की जो है दी हुई है पिक्चर। फायरवर्क आर रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड। अब वो कहते हैं इसमें क्या हो रहा होता है
कि एक ही चीज से मतलब कंबशन के जरिए से हम लोग तीन तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हीट की फॉर्म में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट की फॉर्म में और साउंड की फॉर्म में भी, थ्री फॉर्म्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। Different metals are analog with oxidizing agent produce a variety of color when burned। अब वो क्या होता है, इसमें मुख्तलिफ मेटल्स होती हैं, साल्ट्स होती हैं, वो जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के रंग भी उसके अंदर जो है वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि लेट अस नाउ एग्जामिन द रीजन व्हाई द केमिकल रिएक्शन आर आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब वो कहते हैं, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ठीक है, रिएक्शन कुछ होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक होते हैं, और उनको हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ से एनर्जी हमें हासिल होती है, उनको हम वैरायटी ऑफ में लाइफ में जो है कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहते हैं कि अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होता है। ठीक है, तो इस वजह को जो है अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है। वो कहते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। वो कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो बॉन्ड टूट रहा होता है और दूसरा बॉन्ड बन रहा होता है। In the following reaction, the chemical bond between the atoms present in a molecule of H2 and O2 first break to give their atom। अब वो कहते हैं हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाना है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, लेकिन उससे पहले वाटर का मॉलिक्यूल बनने से पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, मतलब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, इनके बॉन्ड जो है पहले ब्रेक होंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन एक ओवरऑल रिएक्शन दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले वाटर बन गया, लेकिन इतना इजी नहीं होता रिएक्शन। पहले क्या होता है, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, H2 की फॉर्म में एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये टूट जाते हैं और चार हाइड्रोजन के एटम बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, दूसरे मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, मतलब चार हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, ये सिर्फ चार एटम्स की फॉर्म में आ गया, अब इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बचा, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। अच्छा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, इस तरह से इसकी ब्रेकिंग हुई, अब ये दो ऑक्सीजन के एटम्स बन गए, तो बॉन्डिंग जो है बॉन्ड ब्रेकिंग का अमल पहले हुआ। These atom of hydrogen then form bond with oxygen atom to form two molecule of gaseous H2। अब क्या होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और उसके नतीजे में गैसियस H2O बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल जो है H2O के बनेंगे, हमारे पास फोर हाइड्रोजन है गैस की फॉर्म में, दो ऑक्सीजन ये भी गैस की फॉर्म में, और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड ब्रेक होता है H2 का एंड ऑक्सीजन का, एब्जॉर्ब एनर्जी। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी चीज को जुदा करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ये दो बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी इनके अंदर एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। वाइल मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एनर्जी। जब फिर अब ये बॉन्ड टूट गए, अब जब नए बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, जब नया बॉन्ड बनेगा तो उस दौरान एनर्जी खारिज होगी, और ऐसे ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी इस दौरान खारिज हो रही होती है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में वीकर बॉन्ड आर ब्रोकन। वो कहते हैं जो कमजोर बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, जैसे हमारे पास H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कमजोर होगा तो इस वजह से वो टूट गया। हेंस लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इसलिए क्योंकि कमजोर बॉन्ड तोड़ना था तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो टूट जाएगा, तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन द सिस्टम। while the bond which are formed in water molecule are stronger। जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहे हैं ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इस वजह से 10 ग्रेटर एनर्जी इवॉल्व, तो इस वजह से ज्यादा एनर्जी खारिज होगी, मतलब कम एनर्जी जज्ब हुई लेकिन खारिज होने वाली एनर्जी की अमाउंट ज्यादा है। नेक्स्ट वो बात करते हैं हेंस द एनर्जी विच इज इवॉल्व इज मोर देन द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब। वो कहते हैं इस वजह से जो खारिज होने वाली एनर्जी वो ज्यादा है बजाय इसके जज्ब होने वाले की। द ओवरऑल रिएक्शन इज दस एक्सोथर्मिक, तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा हमारे पास वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिएक्शन दिया हुआ है H2
पहले यहाँ पे हमारे पास H2 का रिएक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास H2 है, ये दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए, इसको एनर्जी 435 किलो जॉल पर मोल जो है वो रिक्वायर्ड थी अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हुआ, तो उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो थी 498 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास 484 किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। लेकिन ये एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, जबकि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इस अमाउंट को आप डबल अप कर लो, 484 में प्लस 484 कर दो तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा जब, तो डबल अमाउंट में जो है एनर्जी जो है वो खारिज होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, सिंस 2 मोल ऑफ H2 टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन सो द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, क्योंकि 2 मोल हिस्सा ले रहे हैं तो टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो 870 है। ऑक्सीजन को भी हमने डबल किया तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये 498। जब हम इसको टोटल प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास होगी 1369 किलो जॉल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई टोटल, तब जाके ये जो है अपने मॉलिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में आए। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए इतनी एनर्जी इन लोगों ने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, अब हम देखें कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी जो है इवॉल्व हुई है, टोटल उसका सम देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, इट मीन्स 1368 किलो जॉल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड when 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen break their bond to convert themselves into atom। अब वो कहते हैं टोटल एनर्जी जब मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग में जितने भी हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, उनको ब्रेकिंग में हमारे पास इतनी एनर्जी जो है वो हमारे पास खर्च हुई है। ठीक है, अच्छा जी, टोटल एनर्जी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 4OH बॉन्ड। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास H2O बना, ठीक है, तो 4 इसमें कितने बॉन्ड थे, 4OH बॉन्ड थे। एक H2O के बॉन्ड में दो OH बॉन्ड होते हैं, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, क्योंकि दो H2O बने तो मतलब 4 बॉन्ड है हमारे पास, 1 2 3 4, और एक बॉन्ड की एनर्जी हमारे पास थी 498। तो हम 498 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1936 किलो जॉल पर मोल। मतलब इतनी अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है जब दो वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं। This is the energy evolved when 2 mole of water are formed from the 4 moles of hydrogen atom and 2 moles of oxygen atom। चार हमारे पास हाइड्रोजन एटम थे, दो हमारे पास 2 मोल हमारे पास ऑक्सीजन एटम थे और 4 मोल हाइड्रोजन एटम थे। इनके मिलने से हमारे पास जो है जो पानी बना उसमें से इतनी एनर्जी जो है वो खारिज हुई। दस द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर द एनर्जी इवॉल्व विल बी। अब क्योंकि दो है तो आप एक के लिए इसको हाफ कर देंगे और हाफ हमारे पास हो जाएगी 968 किलो जॉल पर मोल। हेंस द ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। अब अब देखते हैं, अगर हम ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस निकालें तो टोटल एनर्जी हमारे पास ये है जो खारिज हुई और टोटल एनर्जी ये है जो जज्ब हुई। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास -568 किलो जॉल पर मोल। मतलब ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमारे पास बच गई है, जो खारिज हुई है जब हमारे पास 2 मोल वाटर के बने हैं। तो ये हमारे पास 2 मोल वाटर के जब बने तो इतनी एनर्जी, अब हमने रिएक्शन की फॉर्म में हमने इसके साथ प्लस लिखा, मतलब वाटर के साथ ये भी, वाटर के साथ इतनी एनर्जी भी बनी, और अगर हम इसको डेल एच की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। द enthalpy change for the formation of 2 mole of gaseous water is thus -568 kilojoule per mole. So the enthalpy change for the formation of 1 mole of gaseous water will be। अब वो कहते हैं ये तो 2 मोल वाटर के लिए है हमारे पास enthalpy change, अगर हम 1 मोल के लिए करें तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी जो है वो वहां से रिलीज होती है। The experimental value of formation of gaseous water is -284.3 kilojoule, which is quite close to this calculated value। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जब हमने निकाला
ठीक है, देखा एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा कि इतनी अमाउंट में एनर्जी हमारे पास जो है वो इवॉल्व होती है, जो कि इस कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा करीब है। इट मीन्स के वाकई में इतनी एनर्जी जो है यहाँ से इवॉल्व होती है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया हो। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।